मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जो दो टाइप की थी आपकी, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों टाइप में से हमने इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दोनों टाइप अच्छे से देख लिए थे, SN1 और SN2। अब हमें यहाँ पर जो है आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करना है। इस रिएक्शन को हमको देखना है कि भी ये किस टाइप से होती है। लेकिन इसके पहले आपके इस लेसन के दो जो मुख्य मेंबर है, एक तो आपका हेलो एरिन और दूसरा आपका हेलो एल्केन। ठीक है, इन दोनों की रिएक्टिविटी पर हम पहले थोड़ी सी बात कर लें कि भी ये हेलो एरिन है और ये आपका हेलो एल्केन है, इन दोनों की रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है इसे हम पहले देखें। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि बेंजीन रिंग के साथ ये जो आपका एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस एक्स के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इस हेलो एल्केन में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर एक अल्टरनेट ऑर्डर है। और आप जानते हो कि जिस कंपाउंड में इस टाइप का अल्टरनेट ऑर्डर होता है वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी वहां के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब पूरी रिंग में स्थानांतरित होते हैं। कैसे? यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रिपल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो इन दो इलेक्ट्रॉनों के कारण इस पोजीशन पर तो माइनस चार्ज आ रहा है, और इन दो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ आने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर इन्होंने एक बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज से मीनिंग क्या हुआ कि भी इसके ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके टू इलेक्ट्रॉन जो है, इस बॉन्ड के टू इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है। तो जो पोजीशन यहाँ बनी थी वही पोजीशन यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो माइनस के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएंगे, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हो इन इलेक्ट्रॉनों की इस पोजीशन पर आने के कारण यहाँ माइनस चार्ज आ गया है, और इन दो इलेक्ट्रॉनों के इस पोजीशन पर आने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। फिर वापस वही पोजीशन होगी कि ये यहाँ के जो टू इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएंगे, जिनके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो इन इलेक्ट्रॉनों की इस पोजीशन पर आने के कारण यहाँ माइनस चार्ज हो गया, और इन इलेक्ट्रॉनों की इस पोजीशन पर आने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट देखा होगा, जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं ना, अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं। तो इस तरह से हेलो एल्केन जो है ना, इसमें अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। यानी हेलो एल्केन जो है वो आपका इन चार पोजीशन में रहता है, इन चार टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है। इसलिए हेलो एल्केन का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में इन चारों को मिला करके होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड है तो कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो कहीं सिंगल बॉन्ड है तो कहीं डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, इसलिए इन चारों स्ट्रक्चर को मिला करके इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हेलो एरिन का जो आता है ना, ये आता है। कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर क्या हुआ कि हेलो एरिन जब भी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है, तो उसकी ये वाली स्ट्रक्चर भाग लेती है। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ये वाली स्ट्रक्चर लेना होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए किस रेजोनेंस के कारण ये C और X के बीच का ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध वाली पोजीशन ही आ गई है। और आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड की बजाय जो है ना डबल बॉन्ड या पार्शियली डबल बॉन्ड जो है वो बॉन्ड थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम कंपेयर करें इस हेलो एल्केन में, आप देख रहे हो इस हेलो एल्केन में इस X के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आगे कार्बन की चेन में अल्टरनेट ऑर्डर वाली पोजीशन नहीं, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ जो पोजीशन आई थी इस टाइप की पोजीशन यहाँ पर नहीं है। यानी इसमें रिजोनेंस या अनुनाद नहीं होगा।
इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हेलो एल्केन जो होता है उसमें रिजोनेंस या अनुनाद नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस सी और इस एक्स का ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका सिंगल ही होगा, ठीक है ना, सिंगल होगा। तो हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन कि ये दो स्ट्रक्चर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ सी और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ सी और एक्स के बीच में आंशिक द्विबंध है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। इसलिए इस सी एक्स बॉन्ड और यहाँ के सी एक्स बॉन्ड में यदि हम कंपेयर करें तो ये वाला सी एक्स बॉन्ड जो होगा ना वो कैसा होगा, वीक होगा, कमजोर होगा यदि हम कंपेयर करें तो। इस तरह से आप देख रहे हो कि भाई इसकी सी एक्स बॉन्ड स्ट्रांग होती है और इसकी सी एक्स बॉन्ड वीक होती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी रिएजेंट जो है इस एक्स को आसानी से हटा करके इसको आसानी से रिप्लेस कर देगा, जबकि कोई भी रिएजेंट जो है इस एक्स को उतना आसानी से नहीं हटा पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है इस हेलो एरिन की रिएक्टिविटी की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, यानी हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन। हेलो एल्केन जो है हेलो एरिन से ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोजीशन क्लियर हो गई कि भाई इसकी रिएक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दूसरा आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इस यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आने के कारण इस एक्स को यहाँ से हटाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो इस रिजोनेंस के कारण इसकी ये वाली पोजीशन जिसको ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है, या इस रिंग की ये वाली पोजीशन इसको पैरा पोजीशन बोला जाता है, या इसकी ये वाली पोजीशन इसको मेटा पोजीशन बोला जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण कोई भी जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट इस एक्स को हटाने की बजाय इन तीन पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इन पोजीशन पर अटैक करने के लिए जो रिएजेंट आएगा वो जो रिएजेंट आएगा वो रिएजेंट है ना। इसलिए इन पोजीशनों के ऊपर अटैक करने के लिए जो भी रिएजेंट आएगा वो रिएजेंट कौन होगा, ई प्लस, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिकर्मक, क्योंकि जिसके ऊपर प्लस है, इसलिए ये जो है इसकी इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पर अटैक करके जो है यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन होगी है ना, यहाँ वाली हाइड्रोजन इसको हटा करके वो खुद वहां जाकर के जुड़ेगा। इसलिए हेलो एरीन जो है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा ना कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो है ना कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, लेकिन किन में, आर एक्स में, आर सी एच टू एक्स। क्यों, क्योंकि सी और एक्स का बॉन्ड कमजोर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है इस एक्स के ऊपर माइनस होता है, इस सी पर प्लस होता है, इसलिए ये आसानी से यहाँ अटैक करके इस एक्स को हटा देता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें ये सी एक्स बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए, और यहाँ पर माइनस चार्ज है, इसलिए कोई भी जो ई प्लस जो होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से इस एच को हटाएगा। इसलिए इस हेलो एरीन में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इस हेलो एल्केन में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है इसे हम आगे देखें। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूं हेलो एरीन, ठीक है ना। आप एक्स के स्थान पर जो है Cl, Br, I कुछ भी ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर सपोज नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, HNO3 की रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। रिएजेंट में हमने HNO3 लिया,
या रिएजेंट में हम यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, या रिएजेंट में यहाँ पर हम क्लोरीन ले सकते हैं, या रिएजेंट में यहाँ पर हम CH3Cl ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमको एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है। वो कैटालिस्ट होता है H2SO4। ये आपका कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। Cl2 की रिएक्शन यदि हम करते हैं तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट लेते हैं FeCl3। CH3Cl की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर कैटालिस्ट लिया जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। लेकिन यहाँ पर हमें किसी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो रिएजेंट होते हैं, इन रिएजेंट्स की रिएक्शन जब इस बेंजीन रिंग पर होती है तो ये कैटालिस्ट जो है इस रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है ना, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे। ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इस नाइट्रिक एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड कर दो। भाई इसमें हमको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक इस H के साथ इस O को अलग कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, NO2। एक फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा आपका। ठीक है ना, ऐसा कैसा यहाँ पर H के साथ यहां से एक O को अलग कर दीजिए तो फिर आपके पास क्या बचता है, SO3H। इस तरह से मैंने इसको भी 2 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इसके अंदर तो 2 फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, Cl और Cl। यहाँ पर भी 2 फंक्शनल ग्रुप जो है क्लोरो और मिथाइल, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, CH3 और Cl। ठीक है बेटा, तो हमने इन रिएजेंट्स को इनके फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड करके इनकी रिएक्शन हम कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप होता है ये माइनस चार्ज वाला होता है, इस OH के ऊपर जो होता है वो माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है। ऐसा कैसा यहाँ पर इस OH पर माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ऐसा कैसा यहाँ पर भी किसी एक के ऊपर माइनस और किसी एक के ऊपर प्लस। वो मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह से इनके ऊपर ये चार्ज जो है डिवाइड हो रहे हैं। इसी टाइप से इसके ऊपर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस तरह से ये जो कैटालिस्ट हमने लिए ना, कैटालिस्ट इनके ऊपर इस तरह से चार्ज का डिवाइडेशन कर देता है। ठीक है, अब हम उधर रिजोनेंस में देख ही चुके हैं कि इस हेलो एरिन में या तो इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पर माइनस चार्ज होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर CX बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इस X को यहाँ से रिएजेंट के थ्रू हटाना मुश्किल होता है, इसलिए रिएजेंट इन पोजीशन पर आएगा। तो इन पोजीशन पर आप देखोगे कि इन पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ी होती है। ठीक है, तो इन पोजीशन के ऊपर माइनस चार्ज होने के कारण या तो ये प्लस वाला यहां आकर के अटैक करेगा, या ये प्लस वाला यहां आकर के अटैक करेगा, या ये प्लस वाला यहां आकर के अटैक करेगा, या फिर ये प्लस वाला यहां आकर के अटैक करेगा। ठीक है ना, इन चारों रिएजेंट में से ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक बोला जा रहा है, ये आकर के इस पोजीशन पर अटैक करेंगे या फिर इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकते हैं, है ना। भाई यहाँ की संभावना जो है वो दोनों रहेगी, या तो इस पोजीशन पर अटैक करेंगे या फिर इस पोजीशन पर अटैक करेंगे। ठीक है ना, यदि इस पोजीशन पर अटैक किया जा रहा है तो यहां से जो है, यहां से ये वाली H या तो इस OH के साथ या इस OH के साथ या इस Cl के साथ या इस Cl के साथ किस रूप में निकल जाएगी, H2O के फॉर्म में। या HCl के फॉर्म में इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो रिएजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल उन पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा, या तो आप देख रहे हो SO3H यहां आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है ना, ये रिएजेंट यदि रिएक्शन कर रहा हो
तो नाइट्रो ग्रुप यहां आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि Cl2 यहां पर अटैक कर रहा है तो Cl ग्रुप यहां जाकर के जुड़ जाएगा। इसी टाइप से यदि CH3 अटैक कर रहा हो तो CH3 ग्रुप यहां जाकर जुड़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इन्होंने भी इस आर्थो पोजीशन पर अटैक किया है तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इन्होंने भी इसकी इस पैरा पोजीशन पर अटैक किया है तो यहां से ये वाली एज जाएगी और इनके साथ इस फॉर्म में निकल करके ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पर जुड़ेंगे। यानी दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है यहां पर क्या रहेगी कि भाई या तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे या ये वाले प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसकी पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे। ठीक है ना, आपका SO3 एज ग्रुप जो है वो इस आर्थो पोजीशन के साथ साथ इस पोजीशन पर भी जुड़ सकती है। इसी टाइप से आपका ये नाइट्रो जो ग्रुप है वो इस पोजीशन के साथ साथ इस पोजीशन पर भी जुड़ सकता है। इसी तरह से आपकी ये Cl जो ग्रुप है वो भी आर्थो पोजीशन के साथ साथ इस पोजीशन पर भी जुड़ सकती है। या इसी तरह से आपका ये जो CH3 ग्रुप है वो आपकी इस आर्थो पोजीशन के साथ साथ यहाँ पर भी जुड़ सकती है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर जो है ना ये दोनों प्रोबेबिलिटी रहेगी, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से जो है ये दोनों अलग अलग परसेंटेज में बन सकते हैं। यहाँ पर दोनों का मिक्सचर मिलेगा, आर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर। ठीक है ना, एक जनरल नेम यदि हम यहाँ पर देखें तो ये आपका आर्थो आइसोमर कहलाएगा और ये आपका पैरा आइसोमर कहलाएगा। आर्थो समावयवी या पैरा समावयवी, इन दोनों का मिक्सचर हमको मिलेगा। और इन रिएक्शनों के जो नेम रखे जाएंगे, यानी ये नेम किस टाइप का ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है, किस टाइप का ग्रुप जुड़ रहा है, इसके बेसिस पर इनके नेम रखे जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ रही है रिंग में। सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ने के कारण इस रिएक्शन का जो नेम होगा वो नेम क्या होगा, सल्फोनेशन। है ना, ये वाली जो रिएक्शन होगी वो सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। इसी तरह से आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया था, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जुड़ रही है, इसलिए ये वाली जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन का हम क्या नेम दे सकते हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ Cl ग्रुप जुड़ रही है तो क्लोरीनेशन, या इसको हेलोजन ग्रुप भी बोला जाता है इसलिए हेलोजिनेशन। ठीक है ना, तो क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन इस नेम से जाना जाएगा। और ऐसा कैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ रही है, एल्काइल ग्रुप जुड़ रही है, इसलिए ये एल्काइलेशन या मिथाइलेशन। इस फोर्थ रिएक्शन का जो नेम होगा वो क्या होगा, मिथाइलेशन होगा। ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये जो सारी की सारी जो रिएक्शन है ये सारी की सारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ने, हम पढ़ चुके हैं इनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोला जाता है, इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ने इस कंपाउंड से इस एच को हटाया और खुद जाकर के जुड़ गया। यानी इस रिएजेंट के थ्रू, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के थ्रू यहाँ एच का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, एच को हटाया जा रहा है और खुद जाकर के जुड़ रहा है। इसलिए सारे एग्जाम्पल जो है वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के उदाहरण होंगे। जैसे अब अच्छी तरह से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से और किस कंडीशन में होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से और किस कंडीशन में होता है। एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेलोएरिन में प्रमुखता से होगा और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेलो एल्केन में प्रमुखता से होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारी ये जो फर्स्ट वाली जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली, ये हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जिसके ये हमने दोनों टाइप देख लिए, इसके भी ये दोनों टाइप देख लिए। अब हमें सिर्फ बात करना है एलिमिनेशन रिएक्शन या उन्मूलन रिएक्शन पर। तो इसको भी आप देख लीजिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है,
अब आप यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया में एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है ना। आप नाम से देख रहे हो एलिमिनेशन या विलोपन, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का लॉस होना या कोई भी चीज का गायब हो जाना। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज मैं यहाँ पर कोई हेलो एल्केन लेता हूं, यहाँ पर हमने इस टाइप से एक हेलो एल्केन लिया, ठीक है ना, सी के साथ एक्स जोड़ दिया, इसलिए हमारे लिए क्या होगा, हेलो एल्केन। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस हेलो एल्केन पर जब हम KOH की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये मेटल जो होती है, ये मेटल इस X को आसानी से हटा लेती है। ठीक है, हमने इसके पहले जो रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन में हमने क्या देखा था यहाँ पर कि इस K और इस X है ना, इस K के थ्रू इस X को हटाया था और इस OH को इसके स्थान पर इस तरह से जोड़ दिया था। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा इस कंपाउंड से इस X एटम को हटा करके OH ग्रुप को मैंने वहां जोड़ दिया, इन्हें एक प्रकार के रिप्लेसमेंट हुआ। लेकिन आप देख रहे हो कि भाई ये तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है ना, OH ने इस X को हटाया और खुद जाकर के जोड़ गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है, जब ये जो KOH है, इस KOH को आप एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करके रिएक्शन करते हो, यानी KOH को पानी में घोल करके जब आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन इस टाइप से होगी। लेकिन इसी KOH को यदि हम एक्वा सॉल्यूशन में न लेकर के अल्कोहलिक सॉल्यूशन में इसको घोलते हैं, अल्कोहल में जब इसको घोलते हैं और तब यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ की रिएक्शन में ये K जो है इस X को तो हटाता है, लेकिन OH उस पोजीशन पर न जुड़ते हुए OH जो है वो इस H के साथ H2O के फॉर्म में निकलती है, यानी रिएक्शन जो है वो इस टाइप से नहीं होगी। रिएक्शन जो है वो इस टाइप से नहीं होगी। रिएक्शन का प्रोडक्ट में क्या होगा, ये K और ये X यानी -KX, ठीक है ना, और ये OH और ये वाली H, इस तरह से -H2O निकलेगी। क्या बचा आपके पास, ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, भाई ये X और ये H तो निकल चुकी। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है यहाँ पर इस X और इस H के जाने के कारण इसकी वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगी। इस तरह से 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ और डबल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे इन, एथीन या एल्किन। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई हेलो एल्केन पर एक्वेस KOH की रिएक्शन करते हैं, पानी में घुली हुई KOH की रिएक्शन करेंगे तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये K और ये X निकल जाएगी और OH वहां जाकर के जुड़ जाएगी और इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन इसी KOH को यदि आप पानी में न घोल करके एल्कोहल में घोल करके रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में इस कंपाउंड से इस X और इस H का जो है ना लॉस होगा, मतलब ये दोनों गायब हो जाएगी, वहां पर नहीं देख रहे हो। इसलिए इस टाइप की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम रखा गया है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा विलोपन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन में बात समझ में आ गई। ठीक है ना, अब हमारे पास यहां पर जो है लास्ट जो बची है वो क्या है ना, रिएक्शन विथ मेटल। कुछ मेटल के साथ रिएक्शन को देखें तो यहां पर इस हेलो एल्केन के साथ किसी भी मेटल की यदि हम रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर सोडियम मेटल की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि इस मेटल का इस X के साथ रिलेशन ज्यादा होता है, इसलिए ये Na जो है इस X के साथ तो इस तरह से निकल जाएगी NaX के फॉर्म में। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो
एल्काइल ग्रुप जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हमको यहां पर इसका एक मॉलिक्यूल और लेना होगा, ठीक है। और 2Na जो है इस x के साथ साथ इस x, दोनों x को यहां से हटाएगी, उस कंडीशन में जो है ये R और ये R जो है आपस में मिल करके इस तरह से एक एल्केन जो है उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो एक रिएक्शन जो है वो इस टाइप से हो रही है, ऐसा के साथ RX के स्थान पर जो है हेलोएरिन ले सकते हो, इस हेलोएरिन के साथ भी जो है सोडियम की रिएक्शन हम करेंगे, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल लेना होंगे, ठीक है ना। ये मेटल जो है इन दोनों एक्स को हटा करके दोनों बेंजीन रिंगों को आपस में कंबाइन कर देगी, इस तरह से डाइफेनिल बनेगा। तो देखो एक कंडीशन में तो वो मेटल इस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, है ना। यदि हम इससे कम रिएक्टिव मेटल यदि लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर मैग्नीशियम लेता हूं और इसकी रिएक्शन यदि हम RX के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखते हो इस X के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम इस X को ना हटाते हुए ये मैग्नीशियम खुद इसके साथ कंबाइन हो जाती है ना, इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण मैग्नीशियम जो है इसके साथ इस तरह से कंबाइन हो जाएगी, R जो होगा वो भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, X जो होगा वो भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड RMgX है ना, जिसको आप केमिस्ट्री में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हो। तो सेकंड इस तरह से कंपाउंड बनाती है, ये एक्चुअल में आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है ना, कार्बोधातुक यौगिक, जिसमें आप देख सकते हो कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बनाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ मेटल के साथ रिएक्शंस है हेलोएल्केन और हेलोरिन की। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर हमारी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तीनों टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को जो मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो सारे टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर हमने हेलोएल्केन और हेलोरिन दोनों की देख चुके हैं। इसके पहले हम ट्राई हेलोएल्केन में क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म जो है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट वीडियो रहेगा ये बिल्कुल फाइनल वीडियो रहेगा, जहां पर हम इस लेसन के अंदर जो है क्वेश्चन आंसर किस टाइप से बनेंगे, उन्हें हमें किस तरह से याद करना है। अभी तक हमने पूरे केवल सिलेबस पर बात की है, लेकिन अब हम जो है इस लेसन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उनको किस टाइप से लिखा जाएगा और उनको याद किस तरह से किया जाएगा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल वीडियो होने वाला है। तो पहले जिन स्टूडेंट ने भी पीछे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो देख लें, तब उनको वो फाइनल वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ठीक है बेटा, इसकी आप तैयारी